हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम एंडोक्राइनोलॉजी के पार्ट फर्स्ट के अंदर एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। ये डिजीज क्या होती है, इनके कॉजेज, सिम्टम्स और कौन से सिम्टम्स आते हैं एडिसन डिजीज में, कुशिंग सिंड्रोम में किस हार्मोन की कमी या ज़्यादा होने की वजह से होते हैं, वो सभी पॉइंट और इसका क्या मैनेजमेंट होता है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कुशिंग एंड एडिसन सिंड्रोम को पढ़ने से पहले जिस भी पॉइंट के आगे इस तरीके का बल्ब आपको दिखाई दे, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसे अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन सिंड्रोम के अंदर आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हाइलाइट्स देखते हैं। तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड और उसके फंक्शन और उसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या डिफरेंस होता है कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन सिंड्रोम में, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में दोनों ही डिजीज को वन बाय वन करके डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशंस और सबसे लास्ट में ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट भी हम लोग दोनों डिजीज का एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। तो एड्रिनल ग्लैंड एक ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड होती है। दो ग्लैंड्स होती है जो कि दोनों किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है। हर एक ग्लैंड का जो वेट है वो 5 से 7 ग्राम होता है। इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। आउटर जो सरफेस होता है उसे हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर या मिडिल जो पार्ट होता है इस ग्लैंड का उसे हम लोग एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। इनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड को जो है हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, सुपीरियर सिचुएटेड होती है, इसलिए इसे हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग लाइफ सेविंग ग्लैंड या फिर एसेंशियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इसके जो हार्मोन्स है वो लाइफ सेविंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। इस वजह से लाइफ सेविंग ग्लैंड या फिर एसेंशियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग 3F या 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो एड्रिनल मेडुला पार्ट होता है, मिडिल जो पार्ट होता है, वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जैसे कि फाइट, फ्लाइट, फियर एंड फ्लाइट की स्थिति के अंदर जो है हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन हार्मोन, इसलिए इसे 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके अलावा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसे 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो हार्मोन्स जो होते हैं वो शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट रिटेंशन, सेक्स हार्मोन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करते हैं। जैसे शुगर मेटाबॉलिज्म का काम करता है कोर्टिसोल हार्मोन है, साल्ट रिटेंशन का काम करता है एल्डोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और सोर्स ऑफ एनर्जी में भी कोर्टिसोल जो है रोल परफॉर्म करता है। एड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, तो उसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, ऑलरेडी हमने पढ़ा। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि 80% पोर्शन होता है इस ग्लैंड का, और एड्रिनल मेडुला जो कि 20% पार्ट होता है। तो जो मिडिल पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला, वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा, जब भी फाइट, फ्लाइट या फियर की स्थिति डेवलप होगी, उस टाइम पे ये जो है एड्रिनल मेडुला स्टिमुलेट होती है, और वहां पे जो सेल्स पाई जाती है, क्रोमोफिन सेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रोमोफिल सेल्स पाई जाती है, वो सेल्स जो है कैटेकोलामाइन हार्मोन्स का सिक्रीट करती है, जैसे कि एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन। इन्हें हम लोग एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो स्टिमुलेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि एसीटीएच हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये जो एसीटीएच हार्मोन है यानी एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस के कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से स्टिमुलेट होता है। तो जैसे ही ब्लड के अंदर एसीटीएच हार्मोन सिक्रीट होगा, वैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है तीन तरीके के हार्मोन जो है सिक्रीट करती है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी 3 लेयर होती है। सबसे पहले बात करें लेयर्स, जैसे कि जोना ग्लोमेरुलसा, दूसरी जोना फेसिकुलेटा और तीसरी जोना रेटिकुलरिस। जो जोना ग्लोमेरुलसा है वो मिनरलोकॉर्टिकोइड का सिक्रीशन करती है, यानी ऐसे हार्मोन जो कि मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम आयन। याद रखना में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा हार्मोन होता है मिनरलोकॉर्टिकोइड में, एल्डोस्टेरोन, जो कि सोडियम को बॉडी के अंदर बचाता है, यानी किडनीज के अंदर जब सोडियम जा रहा होता है तो उसको रोकता है, और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को ये इंक्रीज करता है। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। दूसरा होता है अपने पास ग्लूकोकॉर्टिकोइड, नाम से समझ में आ रहा है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं ये तीनों ही हार्मोन, जैसे कि कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन। अदर फंक्शन इनके आगे देखेंगे हम लोग। तीसरे होते हैं सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन्स, जैसे कि मेल में टेस्टोस्टेरोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
और फीमेल्स में होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये तीनों तरीके के हार्मोन यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करती है। इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी देखते हैं समराइज करते हुए। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को सिक्रीट करती है और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जो है सिक्रीट किए जाते हैं एसीटीएच हार्मोन की वजह से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। और तीन तरीके के हार्मोन ये सिक्रीट करती हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि फर्स्ट लेयर सिक्रीट करती है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन को लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि जोना फेसिकुलेटा सिक्रीट करती है, जैसे कि इसके एग्जांपल है कोर्टिसोल, कोर्टिसोन एंड कोर्टिकोस्टेरोन। और कोर्टिसोल को जो है हम लोग, कोर्टिसोल को हाइड्रोकोर्टिसोन भी बोला जाता है। अगर हम लोग बाहर से एक्सटर्नल अगर मेडिसिन लेते हैं तो जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहलाता है, डू और डाई हार्मोन भी कहलाता है और डेथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एसेंशियल हार्मोन होता है बॉडी का, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, एल्डोस्टेरोन को लाइफ सेविंग लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं और कोर्टिसोल को जो है लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा तीसरे जो हार्मोन्स होते हैं वो सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेकंड हम लोग देखते हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में। तो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है वो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं और कैटेकोलामाइंस भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट की स्थिति में जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ये सिक्रीट होते हैं। और इन हार्मोन को जो प्रोड्यूस करने वाली सेल है वो क्रोमाफिन सेल कहलाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ चुका है। और इसके जो हार्मोन होते हैं वो एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन और दूसरा नोर एड्रिनलिन या नोर एपिनेफ्रिन कहलाते हैं। अब वन बाय वन हम लोग जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो तीनों हार्मोन है उनके फंक्शन की बात करेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो एल्डोस्टेरोन का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन कहलाता है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा फंक्शन है कि एल्डोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो रेगुलेट किया जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे के द्वारा और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो एसीटीएच सिक्रीट होता है उसके द्वारा। तो रॉ मैकेनिज्म यानी RAA जो मैकेनिज्म है, इस पे मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है उस मैकेनिज्म में, सोडियम को रिटेन करता है। जब भी ब्लड प्रेशर लो होता है तो ब्लड प्रेशर को वापस हाई करने के लिए एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, वहां पर सोडियम को रोकेगा और वाटर के रिटेंशन को भी रोकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम और वाटर को बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किडनी में, जिससे वाटर का और सोडियम का रिटेंशन होता है। यानी एल्डोस्टेरोन की मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा होगी तो बॉडी के अंदर सोडियम का अमाउंट बढ़ जाएगा और वाटर भी जो है एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन की अगर कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सोडियम का लेवल भी कम हो जाएगा यानी हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा और वाटर जो है वो भी कम हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगा। सेकेंड इसका जो फंक्शन होता है वो पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, यानी सोडियम को तो बॉडी में रोकता है जबकि पोटेशियम को बॉडी के अंदर क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करवाता है, तो पोटेशियम का अमाउंट को कम करेगा। तो एल्डोस्टेरोन की अमाउंट अगर कम होगी तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा और एल्डोस्टेरोन अगर बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा जो ओवर प्रोडक्शन जो होता है, अगर एल्डोस्टेरोन का अमाउंट जो है काफी ज्यादा बनने लग जाए किसी भी ट्यूमर की वजह से, तो उस टाइम उस सिंड्रोम को हम लोग कौन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके ऊपर भी जो है किसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सिंड्रोम के बारे में। तो कौन सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसकी ज्यादा होने से होता है, एल्डोस्टेरोन यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड के ज्यादा अमाउंट होने की वजह से कौन सिंड्रोम होता है। तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। अब सेकंड देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन, इन तीनों हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो कोर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन या डू और डाई हार्मोन या डेथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। दूसरा पॉइंट कि ये जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, यानी ग्लूकोज का प्रोडक्शन नॉर्मली जो होता है ग्लाइकोजन के लाइसिस से होता है, बट ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोटीन या फैट के डाइजेशन से भी ये ग्लूकोज बनाता है। तो इस मैकेनिज्म को ये बढ़ा देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। इसके अलावा ये लिपोलाइसिस यानी लिपिड का लाइसिस करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और वाइटल ऑर्गन्स के ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं ये हार्मोन्स। इसके अलावा
ये जो हार्मोन होते हैं कोर्टिसोल, कोर्टिसोन एवं कोर्टिकोस्टेरोन, ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पांस भी जनरेट करते हैं। यानी इनका अमाउंट जो है अगर लिया जाए, जैसे एक मेडिसिन होती है, हाइड्रोकोर्टिसोन होती है, मिथाइल प्रेडनिसोन होती है, वो इन्हीं हार्मोन्स की एनालॉग्स होती है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। और अगर उन ड्रग्स को हाई अमाउंट में लिया जाए तो वो एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट भी रोल प्ले करते हैं। थर्ड जो होते हैं वो होते हैं सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनका फंक्शन होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को ये परफॉर्म करते हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में। तो एड्रिनल मेडुला जो होता है वो कैटेकोलामाइंस का सिक्रीशन करता है, जैसे कि एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, जिन्हें हम लोग सेकेंडरी कैटेकोलामाइन बोलते हैं। और सेकंड होते हैं नोरएपिनेफ्रिन या फिर नोर एड्रिनलिन, जिन्हें हम लोग प्राइमरी कैटेकोलामाइन के नाम से भी जानते हैं। इनके क्या फंक्शन होते हैं? पहला फंक्शन बात करें कि जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन होते हैं वो कब सिक्रीट होते हैं? जब भी सिंपैथेटिक रिस्पांस जनरेट होगा, यानी फाइट, फ्लाइट और फियर की स्थिति होगी, तभी ये सिक्रीट होते हैं। सेकंड, ये जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पांस, जैसे कि फाइट और फ्लाइट रिस्पांस को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, इसके अलावा ब्लड सप्लाई बढ़ाना वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट को, लीवर को, किडनीज को, लंग्स को हार्ट सप्लाई बढ़ाना, और डाइजेस्टिव ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम करना। इसके अलावा ये बीपी और पल्स के और रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा देते हैं, ताकि अपने को ज्यादा ब्लड सप्लाई और ज्यादा रेस्पिरेशन की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ब्रोंको डायलेशन कर देते हैं ताकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, यानी हाथों और पैरों में ब्लड सप्लाई को कम करते हैं और उस ब्लड को जो है डाइवर्ट करते हैं अदर वाइटल ऑर्गन्स में। इसके अलावा प्यूपिल को डायलेट करते हैं ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके प्यूपिल के थ्रू, और सलाइवा और डाइजेस्टिव सिक्रेशन को कम कर देते हैं, ताकि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर जो ब्लड जा रहा था वो वाइटल ऑर्गन्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाए, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स को भी ये अलग कर देते हैं। तो जब भी कैटेकोलामाइंस रिलीज होंगे, ये सभी रिस्पॉन्स जो है स्टार्ट होते हैं। इन्हें हम लोग सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो है नोर एड्रेनलिन जो है प्राइमरी कैटेकोलामाइन होता है, और ये जो ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है और ब्लड वेसल बीपी को जो है इंक्रीज करने का काम करता है थ्रू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। बीपी इंक्रीज होगा तो वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी। एड्रेनलिन जो है सेकेंडरी कैटेकोलामाइन होता है, जो कार्डियक मसल्स के ऊपर एक्ट करता है, और हार्ट की जो कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी है और हार्ट की रेट जो है, जो हम लोग बात करते हैं 72 बीट पर मिनट होती है, उसे इंक्रीज करने का काम करता है। अब हम लोग जो है हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, एडिसन और कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। तो एडिसन डिजीज, जैसे कि हम लोगों ने हार्मोन्स देखे थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, अगर उनका अमाउंट जो है, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का अमाउंट, जैसे कि मेनली ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड जो होते हैं, उनका अमाउंट अगर कम हो जाए बॉडी के अंदर, यानी कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे वो उनका सिक्रीशन कम हो जाए, तो बॉडी में जो सिम्टम्स आएंगे वो एडिसन डिजीज के नाम से जाने जाते हैं। अगर सेकंड बात करें, उन्हीं जो हार्मोन्स है जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड जो हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए, एक्सेसिव अमाउंट हो जाए, तो जो बॉडी में इफेक्ट आएंगे, सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो कुशिंग सिंड्रोम के नाम से या कुशिंग डिजीज के नाम से जाने जाते हैं। इसको एक छोटी सी ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि एडिशन डिजीज यानी नीड टू ऐड, यानी कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो कुछ कम होगा तभी तो ऐड करेंगे। यानी कोर्टिकोस्टेरॉइड अगर कम हो जाएंगे तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? एडिसन डिजीज। और कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा है? कुशिंग यानी कुशिंग रिलेटेड टू कुशन, कुशन यानी तकिया, पिलो, पिलो मोटा होता है यानी एक्सेस अमाउंट हो गया, यानी ज्यादा अमाउंट होने की वजह से, कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल ज्यादा होने की वजह से जो सिंड्रोम होगा वो कुशिंग सिंड्रोम के नाम से कहलाता है। तो इस नेमोनिक से हम लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिसन सिंड्रोम के बारे में। तो एडिसन सिंड्रोम क्या होता है, हमने ऑलरेडी बात करी। डेफिनेशन की बात करें तो कोर्टिकोस्टेरॉइड, मेनली जो ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड है, उनका लेवल अगर लो हो जाए तो वो जो डिजीज है वो क्या कहलाएगी? एडिसन सिंड्रोम। तो जिसे नीचे हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है, मिनरलोकोर्टिकोइड भी लो हो जाए, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी लो हो जाए, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन एंड कोर्टिकोस्टेरोन, और सेक्स हार्मोन भी अगर लो हो जाए, तो जो सिम्टम्स आएंगे वो किसके बराबर होंगे? एडिसन सिंड्रोम के बराबर होंगे। तो क्या होता है एडिसन सिंड्रोम, आगे हम लोग देखते हैं। तो एडिसन सिंड्रोम जो है मेनली दो कारण होते हैं इसके, प्राइमरी एडिसन डिजीज और सेकेंडरी एडिसन डिजीज। प्राइमरी का मतलब होता है कि इट मींस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जबकि सेकेंडरी का अंदर मतलब होता है कि एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं है, बट एड्रिनल ग्लैंड जिसकी वजह से सिक्रीट कर रही थी हार्मोन्स को, वहां पर
प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बात करें प्राइमरी एडिशन डिजीज, इसका कोज होता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अपना बॉडी का ही इम्यून सिस्टम जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेल्स को जो है डैमेज करना स्टार्ट कर दे। तो 80% के केसेस के अंदर ऑटो इम्यूनिटी ही कारण होता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी पर्सन को है और वो एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंच जाता है तो उस केस में भी जो है प्राइमरी एडिशन डिजीज हो सकती है। सेकेंडरी एडिशन डिजीज का मतलब होता है कि एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर कोजेज हो सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे डिक्रीज एसीटीएच या हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो एसीटीएच हार्मोन सिक्रीट करती है, उसी की वजह से एसीटीएच हार्मोन जो है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स को जो है स्टिमुलेट करता है और हार्मोन रिलीज होते हैं। तो वहां पर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही एसीटीएच नहीं बनाएगी तो एडिशन डिजीज हो सकती है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कोई इंजरी लग जाए, या फिर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है बट अचानक से अगर स्टेरॉइड्स को वो छोड़ देता है, विड्रॉ कर देता है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है हार्मोन नहीं बना पाती है। तो वहां पर जो है सडन विड्रॉल की वजह से भी एडिशन डिजीज डेवलप हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एडिशन डिजीज के। तो जैसा कि हमें पता है कि ड्यू टू लो स्टेरॉइड या कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो लो होने की वजह से जो है एडिशन सिंड्रोम होता है। तो हार्मोन कौन कौन से हो गए? एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोन और सेक्स एंड्रोजन। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे? तो सबसे पहले देखते हैं, लो वेट या वेट लॉस हो जाएगा पर्सन का, और पर्सन जो है फटीग, थका महसूस करेगा, लिथार्जी और वीक होगा। ये जो है दोनों ही अर्ली सिम्टम्स होते हैं एडिशन सिंड्रोम के पेशेंट के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कोर्टिसोल यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इस वजह से जो है पर्सन का वेट लॉस भी होगा। और पर डे जो है 1 LBS यानी आधा केजी तक जो है वेट लॉस इसके अंदर नोटिस किया जा सकता है। इसके अलावा पर्सन को भूख कम लगेगी, लो एपेटाइट होगी, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, लो मूड होगा यानी डिप्रेशन में पेशेंट रहेगा। इसके अलावा पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है वो भी क्या होगा? लो होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर सोडियम को जो रिटेन करने वाला हार्मोन था एल्डोस्टेरोन वो कम हो गया है, तो सोडियम का लॉस होगा बॉडी से और फ्लूइड का भी लॉस होगा। तो इस वजह से सोडियम की कमी से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और फ्लूइड भी जो है डेफिसिट हो जाएगा पर्सन के अंदर। तो मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सोडियम ज़्यादा दिया जाता है और फ्लूइड भी जो है पर्सन को ज़्यादा दिया जाता है। इसके अलावा पर्सन के हेयर लॉस होगा, एलोपेसिया होगा, बाल्डनेस हो जाएगी पर्सन को। इसके अलावा लो सोडियम हाइपोनेट्रीमिया होगा। सोडियम का नॉर्मल लेवल हमें याद होना चाहिए 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इससे कम हो जाएगा। बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा यानी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाई पिगमेंटेशन, यानी बॉडी जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो पर्सन का जो कलर है वो हाई पिगमेंटेड की वजह से ब्रोंज लाइक डार्क स्किन पर्सन की हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रोंज लाइक डार्क स्किन जो है किसका साइन होता है? एडिशन डिजीज का साइन होता है। क्यों होता है आगे पैथोफिजियोलॉजी में इसको हम लोग समझेंगे। हाई पोटेशियम लेवल हो जाएगा, क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को बाहर कर रहा था उसकी कमी हो गई है, तो अब पोटेशियम बॉडी के अंदर रुकेगा, जिसकी वजह से हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। और पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल है ये भी हमें याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना होता है? 13.5 लिखा है बट ये 3.5 से लेकर के 5 होता है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 3.5 से लेकर के 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं? पोटेशियम का लेवल जब भी बॉडी के अंदर हाई होता है तो ईसीजी के अंदर जो है एसटी एलिवेशन हो जाता है और टी वेव जो होती है हाई हो जाती है, पीक हो जाती है। तो ये जो ईसीजी के कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं, ईसीजी के द्वारा हम लोग जो है पोटेशियम हाइपरकैलेमिया को नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा एबनॉर्मलिटी हो जाती है, क्योंकि सेक्स हार्मोन जो है ये भी लो हो जाते हैं। तो मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाती है, फीमेल में जो है मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा हाई नाइट्रोजन कंपाउंड, बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, इनका लेवल बढ़ने लग जाता है और इस कंडीशन को हम लोग एजोटेमिया के नाम से भी जानते हैं। एडिशन सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हम लोग, तो किसी भी इटियोलॉजिकल कारण की वजह से इन हार्मोन्स की कमी हो जाए, जैसे एल्डोस्टेरोन है, कोर्टिसोल है या सेक्स हार्मोन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उसकी स्टडी पैथोफिजियोलॉजी कहलाती है। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कोज डिक्रीज रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन, यानी कॉर्टेक्स हार्मोन क्या हो गए? लो हो गए। तो जिसके अंदर सबसे पहले बात करें हम लोग
मिनरलोकोर्टिकोइड लो होने से क्या होगा, तो मिनरलोकोर्टिकोइड यानी एल्डोस्टेरोन अगर कम हो जाता है, तो एल्डोस्टेरोन के फंक्शन आपको याद है अच्छे से, क्योंकि ये सोडियम को क्या करता है, बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब करता है यानी बचाता है, और पोटेशियम को बाहर निकालता है। तो उल्टा इफेक्ट होगा, यानी सोडियम जो है लो हो जाएगा और पोटेशियम का लेवल जो है हाई हो जाएगा, जिसे हम लोग हाइपोनेट्रीमिया या एंड हाइपरकैलेमिया के नाम से जानते हैं। और साथ में हमें पता है कि वाटर को भी ये बॉडी के अंदर रिटेन करता है, तो वाटर भी कम हो बॉडी के अंदर, क्या होगा, वाटर भी रुकेगा नहीं, वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, तो हाइपोवोलेमिया भी हो जाएगा, यानी ब्लड का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर का एक्सक्रीशन बॉडी से बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन होने लग जाएगा बॉडी के अंदर, बीपी लो होने लग जाएगा, क्योंकि सोडियम भी कम हो जाएगा और वाटर भी कम, तो बीपी कम होगा, जिसकी वजह से किडनीज में परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के जो वेस्ट जो होते हैं, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात करें, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, नाइट्रोजन वेस्ट जैसी क्रिएटिनिन, यूरिया और BUN का लेवल जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग एजोटेमिया के नाम से भी जानते हैं। और हमें जो इन नाइट्रोजनस वेस्ट के नॉर्मल अमाउंट भी पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूरिया का अमाउंट होता है 10 से लेकर के 30 mg पर डेसीलीटर होता है। इसके अलावा क्रिएटिनिन जो होता है 0.6 से 1.2 mg पर डेसीलीटर होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड का जो लेवल होता है 3.5 से लेकर 7 mg पर डेसीलीटर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तीनों ही लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स अगर कम हो जाएंगे, जैसे मेनली जो कोर्टिसोल है उसका लेवल कम हो जाएगा, तो हमने पढ़ा था इसका काम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस करना, तो उसका लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी लो हो जाएगी, पर्सन में जो है टिश्यू का अपटेक बढ़ जाएगा, जिससे लिथार्जी और वीकनेस पर्सन में हो जाएगी। इसकी वजह से जो बॉडी में एज ए कंपनसेशन जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बीटा लिपोप्रोटीन जो है ब्लड के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है, तो एज ए कंपनसेशन फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। और इसकी वजह से जो बीटा लिपोप्रोटीन बनती है वो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जैसा बॉडी में एक्ट करती है। और मिलेनोसाइट का जो फंक्शन क्या होता है, MSH जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मिलेनिन का सिक्रीशन करता है, जो कि स्किन को डार्क बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड में बॉडी के अंदर स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन होने लग जाता है, और स्किन का कलर जो है वो ब्रोंज लाइक डार्क कलर होने स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से जो पर्सन की स्किन है वो डार्क कलर की दिखाई देती है। एडिसन डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करे जाते हैं, तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, जिसमें साइन एंड सिम्टम्स को देख करके पता लगाया जा सकता है। हिस्ट्री ली जा सकती है पेशेंट की। प्लाज्मा ACTH यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का टेस्ट किया जा सकता है, जिससे इसके लेवल को मॉनिटर किया जा सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टिमुलेशन टेस्ट, यानी शॉर्ट सिनेक्टेथन टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें इंट्रावीनस ACTH हार्मोन दिया जाता है। और ACTH जो हमें पता है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, और ये जो है फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से भी कहलाता है। अगर स्टिमुलेट हो जा रही है एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसका मतलब होता है ये जो टेस्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी जो एडिशन सिंड्रोम है उसको डायग्नोस करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट और सीरम डेक्सट्रोज का लेवल भी मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि एडिशन सिंड्रोम में जो सोडियम का लेवल कम हो जाता है और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, और ग्लूकोज का लेवल भी डाउन हो जाता है, तो इनको भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एडिसन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें पता है कि एडिसन सिंड्रोम में कोर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल लो हो जाता है, तो इस लेवल को हाई करने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी इसे हम लोग बोल सकते हैं कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि हार्मोन ही कम है बॉडी के अंदर, तो हार्मोन एक्सटर्नली एज ए मेडिसिन यानी उन हार्मोन्स के एनालॉग्स दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, और ये जो हार्मोन है वो लाइफ लॉन्ग पर्सन को लेने रहते हैं, ताकि ब्लड के अंदर इनका लेवल मेंटेन रहे। जैसे कि बात करें, डेक्सामेथासोन है, मिथाइल प्रिडनिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, बीटामेथासोन, ये तीनों ही जो मेडिसिन जो होती है वो कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं, उनके एनालॉग्स होते हैं, उनकी तरह ही बॉडी के अंदर बिहेव करते हैं। इसके अलावा जो फ्लूड्रोकोर्टिसोन है वो मिनरलोकोर्टिकोइड जैसे एल्डोस्टेरोन जो होता है उसका एनालॉग होता है, और उनके लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और ये जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है पर्सन को लाइफ लॉन्ग लेनी रहती है। इसके अलावा ACTH दिया जा सकता है इंट्रावीनस। और डाइट जो मैनेजमेंट है काफी इंपॉर्टेंट होता है, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट और एडिक्वेट सोडियम डाइट पर्सन को दी जानी चाहिए। इसके अलावा पेशेंट में डेली वेट मॉनिटरिंग जो है वो इफेक्टिव तरीका होता है पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम के डेफिशिएंसी का पता लगाने के लिए। और जो डेली वेट मॉनिटरिंग होती है वो
बेस्ट इंडिकेटर होता है जो भी मेडिसिन है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो एडिक्वेट दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। इसमें कैसे पता लगाया जाता है? अगर पेशेंट में पर डे अगर हाफ केजी से ज़्यादा यानी 1 एलबीएस से ज़्यादा वेट अगर लॉस हो रहा है तो उसको मॉनिटर किया जा सकता है। और अगर वो फिर भी लॉस हो रहा है मेडिसिन चलते हुए भी, इसका मतलब इनका डोज जो है वो कम है, डोज को बढ़ाया जा सकता है। और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर जो सॉल्ट की इनटेक है वो भी मॉनिटर की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है और हाइपरकैलेमिया हो जाता है, तो उसकी मॉनिटरिंग भी बेस्ट होती है। फिर यहाँ पर है कि जब भी पेशेंट स्ट्रेस के अंदर होता है उस समय पे, उस स्थिति में पेशेंट में सॉल्ट का इंटेक जो है बढ़ा देना चाहिए, यानी सोडियम का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अगर सोडियम का इंटेक नहीं बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस के टाइम पे पर्सन को सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी लो हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये क्वेश्चन पॉइंट है यहाँ पर कि हाइपोटेंशन, स्ट्रेस के टाइम पे हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट में क्या चेंजेस करना चाहिए, मॉडिफिकेशन करना चाहिए। तो हाई सॉल्ट इंटेक जो है पेशेंट को दिया जा सकता है। इन टर्म की अगर पेशेंट को एक ग्लास वाटर के अंदर जो है नमक और चीनी का जो पानी है मिक्स करके दिया जा सकता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ेगा और साथ में जो है फ्लूइड वॉल्यूम भी रिकवर होगा और सोडियम का अमाउंट भी जो है बढ़ जाएगा। एडिशन क्राइसिस का मतलब होता है कि ऐसा पेशेंट जिसको एडिशन डिजीज है और वो अगर ट्रीटमेंट नहीं लेता है, यानी अनट्रीटेड एडिशन डिजीज है, या फिर पेशेंट की एड्रिनल ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है किसी भी कोज की वजह से। तो एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर देंगे तो हार्मोन बिल्कुल नहीं बनेंगे, या फिर कोई पर्सन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा है जैसे डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, मिथाइलप्रिडनिसोन है, और वो उनको अचानक से विड्रॉ कर देता है, तो सीवियर तरीके से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है हार्मोन्स की, या फिर एड्रिनल ग्लैंड का कैंसर हो जाए। तो इन सभी केसेस के अंदर क्या हो सकता है, पर्सन में एडिशन क्राइसिस हो सकता है, यानी इन हार्मोन की बिल्कुल डेफिशिएंसी हो जाती है, क्राइसिस हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग एडिशन क्राइसिस बोलते हैं। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो चूंकि हमें पता है एडिशन डिजीज के अंदर जो सिम्टम्स थे वो ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी काफी ज्यादा लो हो जाएगा, पर्सन शोक में चला जाएगा, पर्सन की पल्स जो है थ्रेडी हो जाएगी, लिथार्जी, कंफ्यूजन, सिनकोप होगा, पर्सन को ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, कन्वर्जन एपिसोड्स आएंगे। इसके अलावा पर्सन में सीवियर हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, क्योंकि किडनीज जो है बिल्कुल पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पाएगी, और पर्सन के अंदर जो है हाइपरकैलेमिया को मॉनिटर करने के लिए एसटी एलिवेशन और पीक जो है टी वेव दिखाई देंगी ईसीजी के अंदर, तो हम लोग पता लगा सकते हैं। अब क्या मैनेजमेंट किया जाता है एडिशन क्राइसिस का, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो लाइफ लॉन्ग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट की जाती है। लेकिन इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या किया जाए, अगर पर्सन में सडन जो है पर्सन में एडिशन क्राइसिस हो गया है, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या किया जाए, तो 100 mg हाइड्रोकोर्टिसोन जो है इंट्रावीनस बोलस डोज दी जाती है 1 घंटे के अंदर 1 लीटर एनएस नॉर्मल सेलाइन के अंदर। और उसके बाद में यही जो डोज है वो हर 6 घंटे के अंदर 24 घंटे तक दी जाती है। और इसके साथ में जो है इमीडिएट ट्रीटमेंट में हाइड्रोकोर्टिसोन के साथ में 25% डेक्सट्रोज जो है 12 यूनिट इंसुलिन के साथ दिया जा सकता है। और पेशेंट को स्ट्रिक्टली पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है दी जाती है, पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि पोटेशियम सीवियर हाइपरकैलेमिया हो चुका होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज के बारे में। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एडिशन डिजीज जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम होने से होती है, वैसे ही कुशिंग सिंड्रोम जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से होती है। तो डेफिनेशन की बात करें तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली ग्लूकोकॉर्टिकोइड जैसे कि कॉर्टिसोन एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड जैसे कि एल्डोस्टेरोन। इट इज कॉज्ड बाय पिट्यूटरी ट्यूमर और इंक्रीज्ड एसीटीएच और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड। यानी मेनली क्या कारण होते हैं इसके, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए जिसकी वजह से एसीटीएच का जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन बढ़ जाए, और पर्सन जो है लंबे समय से अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे मिथाइलप्रिडनिसोन या बेक्लोमेथासोन, बीटामेथासोन इन जैसी ड्रग्स का यूज करता है, तो इस जो स्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और एक्सेस लेवल इनका हो जाता है, वही कंडीशन कहलाती है कुशिंग सिंड्रोम। इटियोलॉजी यानी कोजेज की बात करें कुशिंग सिंड्रोम के, तो ये दो टाइप के कोजेज होते हैं। पहला होता है एसीटीएच डिपेंडेंट कोजेज यानी और दूसरा होता है नॉन एसीटीएच डिपेंडेंट। यानी एसीटीएच डिपेंडेंट का मतलब होता है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर या एडिनोमा हो जाए तो एसीटीएच का लेवल जो है बढ़ जाएगा, और एसीटीएच जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा
और जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा। तो ये कहलाता है एसीटीएच डिपेंडेंट कोज। दूसरा होता है नॉन एसीटीएच डिपेंडेंट, यानी उसके अंदर एसीटीएच का लेवल नहीं बढ़ेगा, बट इटसेल्फ जो है पर्सन अगर प्रोलॉन्ग यूज करता है स्टेरॉइड का, जैसे मिथाइलप्रेडनिसोन, इसको हम लोग एक्सोजीनस कोज कहेंगे, यानी बाहर से हम लोग ले रहे हैं, और दूसरा एंडोजीनस कोज, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ही ट्यूमर हो जाए जिसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ने लग जाता है। तो ये दोनों कोज होते हैं, एसीटीएच डिपेंडेंट और नॉन एसीटीएच डिपेंडेंट। देन हम लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के। तो इसके अंदर स्टेरॉइड यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल एक्सेस हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हाई होने की वजह से एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोन और सेक्स हार्मोन के जो फंक्शन है वो हाइपर हो जाते हैं। तो उसी की वजह से जो है साइड इफेक्ट होते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट हम लोग बात करें, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। दूसरा, हाई ब्लड ग्लूकोज हो जाता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और इसकी वजह से जो है एसआईडीएम भी हो जाता है, यानी स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस या ओवर डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसआईडीएम किसकी वजह से, किस डिजीज में देखने को मिलता है, क्वेश्चन आता है, तो आंसर होता है कुशिंग सिंड्रोम। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट जो साइन सिम्टम है वो है सोडियम का लेवल हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड था एल्डोस्टेरोन, उसका लेवल यहाँ पर बढ़ गया। जब लेवल बढ़ेगा तो सोडियम का रिटेंशन, वैसे ही वो हार्मोन करता है तो और ज्यादा वो रिटेंशन करेगा, तो सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, यानी हाइपरनेट्रीमिया होगा। और वाटर का रिटेंशन भी करता है, सोडियम और वाटर दोनों साथ साथ होते हैं। जहां सोडियम है वहां वाटर है, और जहां सोडियम नहीं है वहां वाटर नहीं है। तो सोडियम बढ़ेगा तो वाटर भी बढ़ेगा। तो सोडियम बढ़ता है, उस वजह से फ्लूइड वॉल्यूम भी बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाता है। इसके अलावा चूंकि किडनीज जो है कंजर्वेटिव मोड में आ जाती है, इस वजह से कैल्शियम भी जो है सिक्रीट होना, एक्सक्रीट होना बंद हो जाता है, और हाइपर कैल्सीमिया भी पर्सन में देखने को मिलेगा। इसी वजह से जो है पर्सन की बोन्स जो है फ्रेजाइल हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है बोन्स के अंदर से, और बोन्स के अंदर से जो कैल्शियम है वो निकल करके ब्लड के अंदर आने लग जाता है। देन पर्सन में हाई वेट हो जाता है, वेट जो है काफी बढ़ जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी के अंदर इसमें दिखाई देती है। जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं साइड में, पर्सन में सेंट्रल ओबेसिटी, जबकि एडिसन डिजीज में पर्सन थिन होता है। यहाँ पर पर्सन कैसा होता है? थिक होता है। और ओबेसिटी वो है सेंट्रल ओबेसिटी होती है, सेंट्रल ट्रंक ओबेसिटी। और पर्सन का जो चेहरा है वो राउंड और पफी हो जाता है, मून लाइक फेस दिखाई देता है। और पर्सन वेट गेन की वजह से बफेलो हम्प, पीछे की तरफ नेक के साइड में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक हम्प दिखाई देता है जिसे हम लोग बफेलो हम्प भी बोलते हैं। तो सेंट्रल ट्रंक ओबेसिटी, मून लाइक फेस और बफेलो हम्प, ये तीनों ही जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पॉइंट बनता है यहाँ से। इसके अलावा स्किन जो है थिन और फ्रेजाइल हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं जगह जगह पे, जो है एक्केमोसिस हो जाता है, यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, और ब्लीडिंग स्पॉट वहां पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है पोटेशियम का लेवल लो हो जाता है, यानी हाइपोकेलेमिया हो जाता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन के फंक्शन हमें याद है, सोडियम को रोकता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है। अब चूंकि एल्डोस्टेरोन का लेवल कुशिंग सिंड्रोम में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो सोडियम पोटेशियम बहुत सारा बाहर निकलता है, जिस वजह से लो पोटेशियम यानी हाइपोकेलेमिया दिखाई देता है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। जबकि एडिसन सिंड्रोम में हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता था। पर्सन का जो एक्सट्रीमिटीज है वो मसल वेस्टिंग की वजह से थिन हो जाती है, सेंट्रल ओबेसिटी होती है। देन इरेगुलर, चूंकि जो सेक्स हार्मोन है वो हाई हो जाते हैं, इस वजह से फीमेल्स के अंदर जो है हाई हार्मोन लेवल की वजह से मतलब मेल लाइक जो है अपीयरेंस दिखाई देती है। फीमेल जो है मस्कुलिन दिखाई देती है, हेयर प्रेजेंस होते हैं फेस के ऊपर और चिन के ऊपर, जिसे हम लोग हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ब्रेस्ट एट्रोफी हो जाता है, एनलार्ज क्लाइटोरिस हो जाती है, और मेंसेस जो है रुक जाते हैं या एबनॉर्मल हो जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ट्रंक के ऊपर स्ट्री मार्क्स, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, स्ट्री मार्क्स भी जो है उस कुशिंग सिंड्रोम के पर्सन में दिखाई देते हैं। कुशिंग सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज, और इटियोलॉजिकल कॉज कौन कौन से थे? एसीटीएस डिपेंडेंट यानी पिट्यूटरी एडिनोमा, और नॉन एसीटीएस डिपेंडेंट यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर अगर ट्यूमर हो जाए, या फिर पर्सन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, उनमें से किसी भी कारण से एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है हाई लेवल हो जाता है एल्डोस्टेरोन का, कोर्टिसोन का और सेक्स हार्मोन का, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर जो है सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं। चूंकि इन हार्मोन्स का लेवल हाई हो जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, सेंट्रल ट्रंक ओबेसिटी, मून लाइक फेस, बफेलो हम्प, हाइपोकेलेमिया और हिस्टोटिज्म, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के, और इस तरीके से कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो जाता है।
कुशिंग सिंड्रोम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट किए जाते हैं? तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक टेस्ट होता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ओवरनाइट टेस्ट किया जाता है, जबकि स्टिमुलेशन टेस्ट था वो एडिशन डिजीज में करते थे। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, पर्सन को लो डोज डेक्सामेथासोन दिया जाता है, उससे पहले और जो है पर्सन का कोर्टिसोल लेवल चेक किया जाता है और लो डोज डेक्सामेथासोन देने के नेक्स्ट डे 8 एएम पर भी कोर्टिसोल का लेवल चेक किया जाता है। अब इसका रिजल्ट कैसे देखते हैं, अगर कोर्टिसोल का लेवल जो है सप्रेस हो जाता है, इसका मतलब नॉर्मल रिजल्ट है, पर्सन को कुशिंग सिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर कोर्टिसोल का लेवल सप्रेस नहीं होता है, बढ़ जाता है कोर्टिसोल का लेवल, तो पर्सन को कुशिंग सिंड्रोम सस्पेक्ट होता है। इसके अलावा पर्सन में जो पोटेशियम और सोडियम के लेवल को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और प्लाज्मा एसीटीएस टेस्ट और सीरम ग्लूकोज का लेवल भी चेक किया जा सकता है। कुशिंग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो चूंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल हाई हो जाता है तो उसके लिए एंटी हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है एंटी हार्मोन, तो एड्रिनल हार्मोन सिंथेटेज इनहिबिटर, यानी ऐसे ड्रग्स दी जाती है, ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो कि एड्रिनल हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जैसे कीटोकेनाजोल है, माइटोटेन है, माइट्रापोन है, इस तरीके की मेडिसिन दी जा सकती है। इसके अलावा दूसरा होता है, चूंकि बीपी जो है इसके अंदर हाई हो जाता है तो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट भी किया जाता है, जैसे कि एसी इनिबिटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये मेडिसिन भी पर्सन को दी जा सकती है। एसी इनिबिटर जैसे रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे निफिडिपिन, एम्लोडिपिन एंड वेरापामिल। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का मैनेजमेंट किया जाता है, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में रिटेन होता है, तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स दी जाती है और डायरेटिक पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग वो वीडियो जरूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक क्या करेंगे, फ्लूइड को तो बाहर निकालेंगे लेकिन पोटेशियम को रखेंगे, क्योंकि पोटेशियम पर्सन का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही हाइपोकैलेमिया हो जाता है, जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन है, ये दी जा सकती है। इसके अलावा एड्रिनल एक्टोमी कर सकते हैं, यानी एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन रिमूव करने के साथ में पेशेंट को ये एजुकेशन जरूर देना चाहिए कि उसे लाइफ लॉन्ग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ली जानी चाहिए। अगर वो नहीं लेगा तो उसमें सीवियर जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसमें एडिशन सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लाइफ लॉन्ग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना मस्ट होता है, आवश्यक होता है। अगला, सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी कर सकते हैं, अगर ट्यूमर हो जाता है तो एसीटीएच का सिक्रेशन कम करने के लिए किया जा सकता है। छठा पॉइंट है डाइट मैनेजमेंट, तो यहाँ पर भी सेम जो एडिशन सिंड्रोम में हम कर रहे थे, हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, लेकिन पर्सन को लो सोडियम डाइट दी जाएगी, जबकि वहाँ पर एडिक्वेट डाइट या हाई डाइट दी जाती थी, तो यहाँ पर लो सोडियम देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइपरनेट्रीमिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल साइन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, हिर्सुटिज्म, मून लाइक फेस, हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, बफेलो हम्प। इनमें से कौन सा जो है टिपिकल साइन नहीं है कुशिंग सिंड्रोम का? अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, यानी ब्रॉन्ज कलर स्किन। तो ये जो साइन है वो एडिसन डिजीज का होता है, ना कि कुशिंग सिंड्रोम का, जबकि जो अदर साइन है वो हिर्सुटिज्म, मून लाइक फेस और बफेलो हम्प, ये सभी कुशिंग सिंड्रोम के साइन है। क्वेश्चन नंबर 2, a patient with Cushing syndrome undergoing an एड्रिनलेक्टोमी, ये एक पर्सन है उसका कुशिंग सिंड्रोम हो रखा है और एड्रिनल ग्लैंड रिमूव कर दी गई है। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द पेशेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, इनमें से क्या इंस्ट्रक्शन उसको देना चाहिए? कंटिन्यू कोर्टिकोस्टेरॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, अवॉइड क्राउडेड प्लेस, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, अवॉइड मील एट नाइट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ग्लूकोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको कंटिन्यू रखना है। अगर वो नहीं रखेगा तो उसको एडिसन सिंड्रोम जैसे जो है साइन सिम्टम हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट शुड बी कंज्यूम्ड बाय ए पेशेंट विद एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज के पेशेंट को कौन सी डाइट कंज्यूम करना चाहिए? हाई फाइबर हाई फैट डाइट, हाई प्रोटीन लो पोटेशियम डाइट, हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट एंड एडिक्वेट सोडियम डाइट, लो प्रोटीन एंड हाई सोडियम डाइट। तो इसका आंसर, आप लोगों ने अगर आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग जरूर दे सकते हैं, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर देंगे। आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।